जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 और इसका यूनिट 8 आपके सामने डिस्प्लेड है जो कि इंटेंजिबल एसेट्स के मुतालिक है विच आर कवर्ड अंडर द IAS 38। तो इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं ये जस्ट लाइक योर अदर एसेट्स होते हैं जिन्हें आप बैलेंस शीट में दर्ज करते हैं लाइक लैंड और बिल्डिंग, बट इनकी नेचर और होती है एंड दे डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक अदर एसेट्स। जैसे ब्रांड्स हो गए आपके, गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स या और इस तरह के सीक्रेट फार्मूलाज या हो सकते हैं। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर सबसे पहले तो एसेट की डेफिनेशन ये दी हुई है जो आपको पता है। अगर हम इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो इंटेंजिबल एसेट से कहा गया है एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसके आइडेंटिफाइबल हो और इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। अच्छा, अब इसकी ये फिजिकल एग्जिस्टेंस ना होने की वजह से हम ये नहीं कहते कि इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम इसे भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करते हैं। और फिर इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इससे मिले, एंटिटी को इससे सेल्स हो और सेल्स के बाद इसे कैश रिसीव हो, और फिर ये सेपरेटली आइडेंटिफाइएबल हो, यानी एक दूसरे से सेपरेटली आइडेंटिफाई करके हम इन्हें दर्ज कर सकें। नंबर 4, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस इनकी नहीं होती। ये सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ये कोई सीक्रेट फार्मूला हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, कॉपीराइट्स हो सकते हैं। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इनको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। रिकॉग्निशन का मतलब कि इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने दर्ज कब करना है और किस तरह करना है। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इनका नॉर्मल एसेट्स वाला ही है। पहली कंडीशन है, इट इज प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अट्रिब्यूटेबल एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये दो शर्तें पूरी हों तो आप किसी भी इंटेंजिबल एसेट की एंट्री करके उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्ज कर सकते हैं। और जो इसकी मेजरमेंट है, मेजरमेंट के लिए भी कॉस्ट एलिमेंट, इनिशियल मेजरमेंट इसकी कॉस्ट पे ही होगी, और कॉस्ट आपको पता है किसी एसेट की क्या होती है ना, परचेज प्राइस जो आपने पे की है उसको हासिल करने के लिए, प्लस अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जैसे प्रोफेशनल फीस है या कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग है। कुछ कास्ट शामिल नहीं की जाती, जैसे एडवर्टीजमेंट कास्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट है, डिप्लॉयमेंट कास्ट है, या ऑपरेटिंग लॉसेस जो होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। अच्छा, अब एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, नॉर्मली जो कंपनीज हैं वो सॉफ्टवेयर या और कोई कॉपीराइट किसी से जब परचेज करें, तो जब परचेज किया जाए या अक्वायर करें तो उस सूरत में क्या करना है, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट सेपरेटली, या आप किसी से एक्सचेंज कर लें, या गवर्नमेंट आपको ग्रांट की सूरत में दे दे, या इंटरनली डेवलप हो। तो इसकी 4-5 डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। अगर तो आप सबसे पहले परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स कर रहे हैं सेपरेटली, तो जितनी परचेज प्राइस आपने पे की है प्लस और डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंस उस पे को काउंट करके उसके हिसाब से आप एसेट, इंटेंजिबल एसेट की एंट्री दर्ज कर देंगे। अगर इंटेंजिबल एसेट एक्सचेंज की सूरत में कर रहा है, यानी आप अपनी गाड़ी बेच के सपोज एक सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, तो उस सूरत में फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्सचेंज, उस फेयर वैल्यू के बेस पे आपने एसेट की एंट्री दर्ज करनी है। अगर गवर्नमेंट ग्रांट की सूरत में आपको मिल रहा है तो उस सूरत में आप फेयर वैल्यू पे भी दर्ज कर सकते हैं, या नॉमिनल या सब्सिडाइज अमाउंट पे भी कर सकते हैं। नंबर 4, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल एसेट्स, जो बाद में अखराजात होते हैं एसेट को अक्वायर करने के बाद, उनको एक्सपेंस आउट करना है, लेकिन कुछ सूरतों में कैपिटलाइज कर सकते हैं, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। और नंबर 5 सिनेरियो है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स, यानी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कुछ ऐसे बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सीक्रेट फार्मूला, ट्रेड मार्क्स, कॉपी मार्क्स, तो उनको आप सर्टेन कंडीशंस के साथ दर्ज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अदरवाइज इनको एक्सपेंस आउट करना होता है। हाँ, अलबत्ता ये सर्टिफिकेट मना करता है इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ब्रांड्स, मास्ट हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल और कस्टमर लिस्ट वगैरह को अपने एसेट दर्ज ना करें। अच्छा, अब जो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनका मेजरमेंट का क्या सिस्टम होगा। देखिए, इंटरनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट कास्ट इनकर हो रही होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रिसर्च कास्ट ये होती है जो न्यू नॉलेज एक्वायर करने के लिए इंडस्ट्री में साइंटिस्ट वगैरह या IT एक्सपर्ट्स काम कर रहे होते हैं, कोई नया फार्मूला डेवलप करने पे या नया सॉफ्टवेयर डेवलप करने पे। तो उस सूरत में रिसर्च कास्ट डेबिट कर दी जाती है और कैश क्रेडिट कर दिया जाता है। अच्छा, अब बाद सूरतों में रिसर्च से आगे नेक्स्ट फेज होती है डेवलपमेंट कास्ट। डेवलपमेंट कास्ट ये है कि जब आप रिसर्च को, कास्ट को या रिसर्च की गई चीज को या रिसर्च के नतीजे में बनने वाली चीज को डेवलप करके उसकी बेस पे एक प्रोडक्ट बनाने लगे, तो उसे डेवलपमेंट कहते हैं। अब कैसे, कौन सी कास्ट डेवलपमेंट कास्ट कैपिटलाइज की जा सकती है, यानी एस इंटेंजिबल एसेट के तौर पे लिखी जा सकती है। उसकी 6 कंडीशंस हैं। नंबर 1, उस एसेट जो उस कास्ट को लिखा जा सकता है
जिसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो कि ये हम एक पर्टिकुलर एसेट बना रहे हैं, इसे इस्तेमाल करने से हमें ये फ़ायदा होगा। उसके डेवलपमेंट एंड यूज़ जो है वो इन एंटिटी करेगी और वो एसेट यूजेबल हो या सेबल हो, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट उससे मिले, रिसोर्सेज अवेलेबल हों उस एसेट को यूज़ करने के लिए और उसको रिलायबली मेजर किया जाए। अगर ये 6 कंडीशंस पूरी हो सकती हैं तो फिर जितनी भी डेवलपमेंट कास्ट इनकर हो रही होती है उसे एज ए एसेट दर्ज कर सकते हैं, यानी इंटेंजिबल एसेट के तौर पर दर्ज कराया जा सकता है। इनिशियल मेजरमेंट कास्ट पे होगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे फेयर वैल्यू ट्रीटमेंट होगा जो अभी हम पढ़ेंगे। जैसे ये एग्जांपल एक दी हुई है कि एबीसी लिमिटेड उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए ब्रांचेस को कहा अब प्रोजेक्ट कास्ट 2 मिलियन है और ये एक न्यू कंपनी है, उन्होंने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है इतने कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकें। उन्होंने बैंक से लोन वगैरह ले लिया और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज कराएं, जैसे सैलरी पेड टू द टेक्निकल स्टाफ ऑफ प्रोजेक्ट 2,75,000। अब क्या इसे कैपिटलाइज करना चाहिए कि नहीं? तो उस सूरत में इस अमाउंट को कैपिटलाइज करना चाहिए क्योंकि इंजीनियर्स जो होते हैं वो उसके डिजाइन और प्रोटोटाइप पे काम कर रहे होते हैं और उन्होंने फिर ये नया सॉफ्टवेयर डेवलप करके इससे फिर सेल्स जनरेट करनी है। इस तरह ये बाकी सारे सिनेरियोज दिए हुए हैं। अच्छा, इस सूरत में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट कैसे करनी है, यानी पहले साल तो आप उसे कास्ट पे कर सकते हैं, बाद में आपके पास ऑप्शन होता है या तो कास्ट मॉडल फॉलो करते रहें या रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते रहें। कॉस्ट मॉडल क्या है? ये वही है जिस पर नॉर्मली आपके बैलेंस शीट के एसेट दर्ज होते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट लिखी जाती है, माइनस की जाती है डेप्रिसिएशन। अब यहाँ क्योंकि इंटेंजिबल एसेट हैं तो यहाँ माइनस की जाएगी अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट अभी आगे जाके पढ़ते हैं। तो कैरिंग अमाउंट में से कॉस्ट माइनस अमोर्टाइजेशन लेस किया जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस अगर कोई हो। जैसे हमने पिछले जो हमारा यूनिट था यूनिट 6 उसके अंदर इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर साल के एंड पे एसेट इम्पेयर हो चुका तो उसे भी आप लेस कर सकते हैं। और दूसरा मॉडल है रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर आप कॉस्ट पे कैरी नहीं करना चाहते तो हर साल के एंड पे अपने एसेट्स की रिवैल्यूएशन करा लें, मार्केट वैल्यू मालूम कर लें और उसके मुताबिक एसेट की कैरिंग वैल्यू को एडजस्ट कर लें। तो कैरिंग वैल्यू इन केस ऑफ कॉस्ट मॉडल होगी फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन और लेस उसमें से हो जाएगी अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट। रिवैल्यूएशन की टाइमिंग जो है वो हर साल सेम होनी चाहिए। अगर साल के एंड पे करानी है तो एक ही सिंपल टाइम फॉलो करें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा अगर साल के एंड पे हम एसेट रिवैल्यू कराएं? तो मिसाल के तौर पे अगर हमें पता चले कि एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो उस सूरत में क्या होगा, कम्युलेटिव अमोर्टाइजेशन हम डेबिट कर देंगे और इंटेंजिबल एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे और जो इंटेंजिबल एसेट है उसे रीवैल्यूड अमाउंट पे लिख देंगे जो नई वैल्यू हो, तो इंटेंजिबल एसेट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कर देंगे। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसमें एसेट के साल के एंड पे जितनी वैल्यू बढ़ी होगी उसको दर्ज कर देंगे। अच्छा, अब अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ देते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स को हम डेप्रिसिएशन की तरह इनका एक ट्रीटमेंट होता है अमोर्टाइजेशन, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी यूजफुल लाइफ में कमी होती रहती है, उसकी बेस पे हम इनको अमोर्टाइज करते हैं। तो जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन इनकी भी एक कॉस्ट होती है और इनका एक रेट होता है और यूजफुल लाइफ होती है, उस बेस पे हम करते हैं। अच्छा, कुछ इंटेंजिबल होते हैं जिनकी फिनिट यूजफुल लाइफ होती है, हमें पता होता है 5 साल 10 साल 15 साल, स्टार्ट डेट एंड डेट स्पेसिफाइड होती है और मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन हम स्पेसिफाई कर देते हैं। मोस्टली स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया जाता है। अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू हो तो लिखी जाती है, माइनस कर दी जाती है, अदरवाइज जैसे डेप्रिसिएशन एसेट की मालूम करते हैं उसी तरह अमोर्टाइजेशन मालूम कर देते हैं बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ। अच्छा, कुछ ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिनकी इनफिनिट यूजफुल लाइफ हो सकती है, यानी वो कभी खत्म ना हो, जैसे कोई कॉपीराइट या ट्रेडमार्क्स हो सकते हैं, तो उस सूरत में उन्हें अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं है और चेक करते रहा करें हर साल के एंड पे कि क्या कोई एसेट ये इम्पेयर तो नहीं हो गए। तो उसी तरह जैसे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं उसी तरह ही अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे एग्जांपल एक दी हुई है कि ये एक एक्सपेंस है, उसके मुताबिक ये यूनिट प्रोडक्शन मेथड है, तो यूनिट ऑफ एक्सपेंस को डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय द ईयर ऑफ यूनिट्स, तो हर साल की अमोर्टाइजेशन यहाँ पे दर्ज हो गई है। तो 3 साल यूजफुल लाइफ की बेस पे कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करना हो तो गेन और लॉस उन पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर सेल अमाउंट ज्यादा हो कैरिंग अमाउंट से तो गेन होगा, अदरवाइज लॉस होगा और गेन और लॉस को भी अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम दर्ज करेंगे। तो ये आपका स्टैंडर्ड था जी इंटेंजिबल एसेट्स के मतलब इसके एंड पर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जिसमें हम लिखेंगे जितने नए इंटेंजिबल एसेट हर साल लिए हों या पहले में जो चेंज आई हो, यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट देंगे, अमोर्टाइजेशन लिखेंगे कितनी दर्ज की, अमोर्टाइजेशन का मेथड कौन सा फॉलो किया, रिवैल्यूएशन अगर किसी इंटेंजिबल एसेट की है तो उसके हवाले से डिस्क्लोजर्स देंगे इन द नोट्स टू द अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंड पे। इसके अलावा इस स्टैंडर्ड के हवाले से एक दो एग्जांपल दी हुई हैं, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कास्ट के हवाले से है और एक
आप कह सकते हैं अमोर्टाइजेशन के हवाले से उसकी कैलकुलेशन है, तो जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन आपने इसकी भी कैलकुलेशन कर देनी है। तो ये इसेंशियल कॉन्सेप्ट्स थे जी रिसर्च